कुछ भी तो नहीं बदला इतने सालों में, हाँ तारीख बदली है, तरीका बदला है, न बदली है तो होरी, हल्कू, घिसू और माधव की जिंदगी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आदित्य रहबर ने लिखा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन 2014 से पहले वाले गुजरात के मुख्यमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, देश को दिखाना चाहते थे कि गुजरात जैसा राज्य कोई राज्य नहीं। तो आखिरकार ऐसा क्या था गुजरात मॉडल में जो इतना गुणगान यशगान करते थे उस समय के मुख्यमंत्री? हर जगह गुजरात मॉडल का जो ढोल पीटा जाता था, उसमें से जो ध्वनि निकलती थी, वह ध्वनि विकास को परिभाषित करती थी। मुझे याद है पिछली बार जब मैंने पहला खेल महाकुंभ किया तो मैंने राज्य भर के व्यायाम शिक्षकों का सम्मेलन किया था और मैंने एक किताब उनको भेंट दी थी। वो किताब क्या थी? खेल के मैदान कैसे होने चाहिए, नाप कैसा होना चाहिए, सीमांकन कैसा होना चाहिए। तो गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात को लेकर बहुत चिंतित थे उस समय। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होने लगा। खेल के मैदान के बाहर भी खेल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और ये सब जब चीजें देखी तो हमें लगा कि इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए और उसी विचार में से तय किया है। इन्हीं सब चिंताओं में से एक चिंता यह भी थी कि गुजरात को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। उस समय के मुख्यमंत्री को सुना आपने, जो उन्होंने खेल महाकुंभ 2010 में शुरू किया था। तो वह मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2022 में गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो अब नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। कोरोना के कारण 2 साल तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है, उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 12 साल पहले 2010 में खेल महाकुंभ का जो हमने शुरुआत की थी, आज मैं कह सकता हूं कि खेल महाकुंभ का जो बीज बोया था, आज वह वट वृक्ष बनकर दिख रहा है। इतने विशाल वट वृक्ष को आकार देता देख रहा हूं। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और आज मैं कह सकता हूं, जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। सुना आपने प्रधानमंत्री जी को। 2010 में जब खेल महाकुंभ का शुरुआत किया था, 16 खेल और 13 लाख खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ था। जो खेल महाकुंभ उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने 13 लाख खिलाड़ियों के साथ शुरू किया था, 2022 तक 55 लाख खिलाड़ी हो गए। 2010 में पहले खेल महाकुंभ में ही गुजरात ने 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों के साथ इसका आरंभ किया था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया कि 2019 में हुए खेल महाकुंभ में ये भागीदारी 13 लाख से 40 लाख युवाओं तक पहुंच गई थी और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। खेल महाकुंभ के बारे में आपने सुना, अब खेलो इंडिया की योजना के बारे में थोड़ा आंकड़ों के माध्यम से भी जान लीजिए। लोकसभा में 22 जुलाई 2024 को गोपाल जी ठाकुर ने कुछ सवाल पूछा था। खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट दिया गया, राज्यवार आंकड़ा क्या है, बताइए।
इन सवालों का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने जवाब दिया। यह आंकड़े आपको राज्य और केंद्र शासित राज्यों का है। खेलो इंडिया के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्य है, जहां पर 1 रुपया भी नहीं जारी किया गया, बजट नहीं दिया गया। खेलो इंडिया के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी उस समय 3,80,000 से अधिक थी। अब 2024 चल रहा है, जरूरी वहां की आबादी बढ़ी होगी। खेलो इंडिया के बजट से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। इन केंद्र शासित राज्यों के साथ यही हुआ। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ भी कोई बजट जारी नहीं किया गया खेलो इंडिया के तहत। वही गुजरात को 426 करोड़ खेलो इंडिया के तहत दिया गया। उत्तर प्रदेश को 434 करोड़ रुपए खेलो इंडिया के तहत दिया गया। खेलो इंडिया के तहत सबसे ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान को दिया गया और वही हरियाणा को 66 करोड़ मात्र दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 एथलीट गए थे, जो 16 खेलों में हिस्सा लिए थे। भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीता, जिसमें से 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। गुजरात में 55 लाख खिलाड़ियों के साथ जो खेल महाकुंभ प्रधानमंत्री जी ने 2022 में शुरू किया था, और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। गुजरात को 426 करोड़ दिया गया, लेकिन पेरिस ओलंपिक में गुजरात के खिलाड़ियों ने एक भी मेडल नहीं लाया। वही उत्तर प्रदेश को 438 करोड़ दिया गया खेलो इंडिया के तहत, लेकिन पेरिस ओलंपिक में कुछ ही खिलाड़ी हॉकी टीम से खेले थे। वही हरियाणा को 66 करोड़ दिया गया था, वहां के 4 खिलाड़ियों ने मेडल जीता। वही गुजरात मॉडल को लेकर खूब ढोल पीटा जाता है, वहां ऐसा होता है वैसा होता है। 426 करोड़ में एक भी मेडल नहीं ला सके वहां के खिलाड़ी। गुजरात के अंदर एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पिछली बार असेंबली में हमने इसका फैसला कर लिया है। पिछले 2 सप्ताह के पहले मैं चीन गया था। चीन के सभी राजद्वारी महापुरुषों से मैं बात कर रहा था। वहां व्यापार की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जी को सुनिए। और मैंने एक किताब उनको भेंट दी थी। वो किताब क्या थी? खेल के मैदान कैसे होने चाहिए, नाप कैसा होना चाहिए, सीमांकन कैसा होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए। भारत और चीन के बीच में जो सवाल खड़े हुए हैं, उसकी बेबाक रूप से मैं बात कर रहा था। लेकिन इन सारे विषयों के अंदर मैंने एक विषय को आग्रह से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। सुना आपने नाप जोक कर खेल का मैदान कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के आंकड़े जगजाहिर हैं कि पेरिस ओलंपिक में गुजरात के खिलाड़ियों ने कितना मेडल लाया। जिस चीन से प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स को लेकर बात करने गए थे, आज 12 साल से अधिक होने के बाद भी वहां के खिलाड़ी एक भी मेडल नहीं ला सके। वही चीन पेरिस ओलंपिक में 91 मेडल जीतता है, लेकिन गुजरात के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से एक भी मेडल नहीं आ पाता है। लेकिन इन सारे विषयों के अंदर मैंने एक विषय को आग्रह से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। यह है गुजरात मॉडल, जो विज्ञापनों में छिपा है मॉडल, बस इश्तहारों में छपता दिखता है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की हकीकत पेड विज्ञापनों द्वारा डस्ट की चादर लपेट दी गई है। चलते हैं।